हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर सीए फाइनल डिटेल क्लासेस। अब आज हमें इलस्ट्रेशन नंबर 17, बट इलस्ट्रेशन 17 पढ़ने के पहले हम समझते हैं एक प्रोविजन जो है सेक्शन 43B। ये क्या बात करता है? देखो, जब भी हम पीएल बना रहे होते हैं ना, तो पीएल बनाते समय बहुत से खर्चे डाल देते हैं, टू बोनस, टू अदर एक्सपेंस, वैट, टू इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओडी, बैंक सीसी, हमने बहुत से खर्चे डाल दिए और यहाँ पे निकाल दिया अपना प्रॉफिट। बट जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारे इस पीएल में, वो अल्टरेशन करने का अधिकार तो रखती है। तो इस इनकम टैक्स एक्ट ने बोला आपने जो पीएल बनाया वो तो ठीक है, बट इस पीएल में डाले गए जो खर्चे हैं उनमें से कुछ खर्चों को अलाउ हम ओनली ऑन एक्चुअल बेस पेमेंट पे करेंगे। अलाउड तभी करेंगे जब वो खर्चे एक्चुअली में पेड आउट हो गए हों। सर, एक्चुअली में पेड आउट हो गए मतलब टू इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो मैंने डाल दिया, मार्च के महीने का था 8,000 रुपए का, बट मैंने तो 23 अप्रैल को पेमेंट कराई, चाहे चलो पेमेंट ही नहीं कराई, पूरे साल भर की पेमेंट नहीं कराई, बट मैंने टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा तो डाल दिया क्योंकि वो उसी मंथ से रिलेटेड था। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि टैक्स प्लानिंग के चक्कर में कुछ खर्चों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बोल दिया ये खर्चे तभी मैं अलाउड करूंगा अगर आपने एक्चुअल पेमेंट कर दिया है। उन खर्चों में क्या आते हैं? कोई भी टैक्स है, सेस है, ड्यूटी है, उनकी बात कर लेते हैं, या फिर आप एम्प्लॉयज के लिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फंड में जैसे पीएफ, ईआरपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड एंड ऑल में जो भी आप पैसा डालते हैं वो उसकी बात हो जाती है। आप एम्प्लॉयज को जो भी बोनस या कमीशन दे रहे होते हैं उसका खर्चा मान लो आपने टू बोनस डाल दिया, बट एक्चुअली पेमेंट किया कि नहीं बोनस एक्ट अकॉर्डिंग, कमीशन जो भी देनी थी दी कि नहीं। और इंटरेस्ट, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्ट। सर, कौन सा इंटरेस्ट? जो कि बैंक का इंटरेस्ट है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है, ये एक्चुअल पेमेंट पे ही अलाउड होता है। मतलब सर, विजय माल्या के ऊपर बैंक का इंटरेस्ट का एक्सपेंस आया 600 करोड़ और इसने पीएल में लेके अपना टैक्स भी बचा लिया, या फिर अपने बिजनेस को लॉस में दिखा के अपनी दूसरी बियर इंडस्ट्री के प्रॉफिट को सेट ऑफ भी मार दिया, और ये इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं दे रहा है, गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए उन्होंने बोला इस टाइप के खर्चे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट ही अलाउड होते हैं। तो सर, एक्चुअल पेमेंट का क्या मतलब है? खर्चा हुआ 29 तारीख को 29 ऑफ फेब को सिस्टम ने 3:52 PM पे 3:52 PM पे बुक किया कि इनका इस महीने का इंटरेस्ट इतना बनता है, क्या तुरंत पेमेंट कर दो? ना 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 ना, 31 मार्च 2020 तक पेमेंट कर दें? ना 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 ना, इसके लिए एक डेट दे दी है। डेट दे दी है सर, क्या डेट है कि ओनली पेमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग। ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक इन सब खर्चों का एक्चुअल में, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का इन सब खर्चों का एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए। मतलब मेरी ऑडिट फाइल है, 30 सितंबर मेरी डेट है ऑडिट होने की, तो 31 मार्च तक का मेरा जो इंटरेस्ट था ना, वो 29 सितंबर को भी अगर मैंने कर दिया और 30 को मेरी ऑडिट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ये जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं अलाउड तभी होंगे इफ दे आर पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में नहीं आएंगे सर, फिर से आपको कुछ समझाएंगे। सर समझाओ। अब विजय माल्या की बात ही कर लेते हैं। 600 करोड़ का इंटरेस्ट आ गया इसके ऊपर, या कोई है मिस्टर रा है, चलो मिस्टर आर है, मिस्टर आर ने क्या हुआ, इनके ऊपर 600 करोड़ का इंटरेस्ट है आंध्रा बैंक का। ओके सर, इन पे 200 करोड़ का इंटरेस्ट है विजया बैंक का, इनमें 100 करोड़ का इंटरेस्ट है एसबीआई का। अब ये परेशान है इतने रुपए का इंटरेस्ट कैसे भरें। होता क्या है कि जब कभी कंपनी इस तरीके से रहती है तो बैंक को रिक्वेस्ट भेज दी, मिस्टर आर ने रिक्वेस्ट भेजी कि मैं पेमेंट तो करना चाहता हूं बट अभी नहीं कर पा रहा, और ये अमाउंट इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं है, ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट है। तो रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है, पॉलिसी होती है। बैंक्स भी क्या कर रहे होते हैं, मे बी ये सब बैंक बोले ठीक है आपके 600 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ के इंटरेस्ट को वी आर चेंजिंग इन प्रिंसिपल्स, एंड उसके बाद फिर वो इसकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। मतलब इसकी मान लो 60 इंस्टॉलमेंट, इसकी 50 इंस्टॉलमेंट, इंडिविजुअल बैंक बना रहा है, कोई और नहीं बना रहा है, इसकी उन्होंने बोली 10 इंस्टॉलमेंट, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। तो ऐसा हो सकता है। अब केवल मैं ये ले रहा हूँ 100 करोड़ का, मुझे जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, केवल और केवल इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने बोला कि ठीक है आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाते हो, हम आपके अकाउंट को एनपीए नहीं दिखा रहे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, 100 करोड़ आप हर महीने 10 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते रहिए, आप 10-10 करोड़ हर महीने पेमेंट कर सकते हैं, आपका
इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा और इस 100 करोड़ के इंटरेस्ट को वी आर कन्वर्टिंग इनटू लोन। ओके ओके, तो क्या सर जब ये 100 करोड़ का इंटरेस्ट एक लोन में बदल गया, 100 करोड़ का इंटरेस्ट एक लोन में बदल गया, तो क्या हम इसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हैं? क्या हम इसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हैं कि यार 100 करोड़ का मेरी लायबिलिटी थी, पीएल में 100 करोड़ आना चाहिए था, बट हटा दिया, बोला 100 करोड़ चलो इंटरेस्ट माफ किए, तुम माफ नहीं किए, इंटरेस्ट को कन्वर्ट किए, 100 करोड़ के इंटरेस्ट को कन्वर्ट करके उन्होंने क्या कर दिया, इस 100 करोड़ के इंटरेस्ट को 100 करोड़ के इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया लोन में, और इसकी 10 इंस्टॉलमेंट बना के 10 करोड़ रुपए पर मंथ डालने हैं। तो क्या इस पेमेंट को जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान लेंगे, इस कन्वर्जन को पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और जब इसको पीएल में कहीं पे भी खर्चा बुक नहीं करेंगे, जब एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट जाएगी ना, मान लो इस महीने की जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की इंस्टॉलमेंट चली गई, तो इस 30 करोड़ के खर्चे का क्लेम ले लेंगे, तब तो हम क्लेम लेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ जब इंटरेस्ट कन्वर्ट होके प्रिंसिपल में हो गया और इसकी इंस्टॉलमेंट्स बन गई, इस कन्वर्जन पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहीं से भी अकाउंटेंट ये नहीं कर सकता कि यार मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था अब नहीं है, तो ये खर्चा हो गया था, खर्चा को क्लेम ले लो, ना ना, ये खर्चा हट ही चुका है, इसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अब आपका प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट बन गया। अब जब ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी तो इस इंस्टॉलमेंट का हम क्लेम ले सकते हैं इन पीएल अकाउंट, और वो भी कब? एक्चुअल पेमेंट पे, इंस्टॉलमेंट के एक्चुअल पेमेंट पे। ओके ओके सर, आइए सर कुछ चीज़ों को देखें क्या अब हम। जी हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। Illustration 17. Hari, an individual carries on business of purchases and sale of agriculture commodities like paddy, wheat, etc. सर एग्रीकल्चर कमोडिटी, अरे दिमाग ज्यादा मत लगाइए, अभी यहाँ पे आइए। He borrowed loan from Andhra Pradesh State Financial Corporation and Indian Bank and has not paid interest as detailed thereunder. अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो 43B ने बोल दिया इसकी डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से प्रीवियस ईयर 1819 एंड 1920 का एग्रीगेट 2 साल तक 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट हम नहीं दिए हैं, और इंडियन बैंक का 19-20 का केवल 30 लाख का इंटरेस्ट नहीं दिए हैं। टोटल दोनों बैंकों का 45 लाख रुपए का ये क्या है? इंटरेस्ट है, जिसका पेमेंट नहीं किए हैं इस मिस्टर हरी ने पेमेंट नहीं किया है इस 45 लाख का, और ये क्या है? इंटरेस्ट है। बोथ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इंडियन बैंक वाइल रीस्ट्रक्चरिंग द लोन फैसिलिटी, भाई दोनों कंपनियां परेशान हो गई हैं और इसको रीस्ट्रक्चर कर रही हैं। क्या कर रही हैं? लोन को रीस्ट्रक्चर कर रही हैं। हरी ड्यूरिंग 1920 कन्वर्टेड द अबव इंटरेस्ट पेबल बाय हरी इन देम एज अ लोन repayable in 16 equal installment during the year ended 31st March 2020। 45 लाख मतलब 15 लाख के इस इंटरेस्ट को इन्होंने क्या बना दिया? लोन रीपेबल इंस्टॉलमेंट्स। क्या बना दिया है? लोन रीपेबल इंस्टॉलमेंट। जो मैंने बताया था, ये अगर कन्वर्ट हुई है तो क्या इसको एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट माने जाएगा? कभी भी नहीं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि 5 इंस्टॉलमेंट APSFC और 3 इंस्टॉलमेंट इंडियन बैंक की पेमेंट कर दिए। किसने? हरी ने पेमेंट किए इस साल में 31 मार्च 2020 में इतना, और ये लोग 60 इंस्टॉलमेंट बनाए थे। इसका मतलब हरी ने इसकी 5 इंस्टॉलमेंट पे किए, डिवाइड बाई 60। एक इंस्टॉलमेंट की कीमत आपको पता चल गई होगी, तो 5 इंस्टॉलमेंट इनटू एक इंस्टॉलमेंट अगर हम देखें तो 15 लाख डिवाइड बाई 60। आपके पास भी कैलकुलेटर होगा, मैं भी कैलकुलेटर उठा लिया हूं। डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आती है। 5 इंटू 25,000 रुपीज आपको यहां करने पड़ेंगे। एंड 30 लाख डिवाइड बाई 60, तो यहां पे 30,000 नहीं, सॉरी बेटा, 30 लाख डिवाइड बाई 60, अरे तो 50,000 आना चाहिए। यहां पे 3 इंस्टॉलमेंट गई है 50,000 रुपीज की। ये क्या हुआ? एक्चुअल पेमेंट। ये क्या आया? ये एक्चुअल पेमेंट किया गया 31 मार्च 2020 तक। मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा? 19-20 की ये एक्चुअल पेमेंट है। अगर ये प्रीवियस ईयर 19-20 की एक्चुअल पेमेंट है सर, तो 5 और ये 1.5 लाख रुपए, तो ये हो गया, और ये 1,25,000 रुपए, टोटल 1.5 लाख रुपए की पेमेंट यहां पे आई, और 1,25,000 रुपए की सर पेमेंट यहां कर दी है इन्होंने। तो 1,25,000 रुपए आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को गए, 1,50,000 रुपए किसके पास चले गए? इंडिया बैंक के पास। तो टोटल कितने
कितने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है मिस्टर हरी ने। अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो आता है 1,40,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो केवल इतनी की डिडक्शन मिलेगी। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा था, आपको प्रोविजन बताया, क्वेश्चन पढ़ाया। हरी क्लेम्ड द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 लाख एज एक्सपेंडिचर व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर हरी। हरी आपके पास से 45 लाख रुपए गए नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट का लेबल हटा दिया इन्होंने, बैंक वालों ने इंटरेस्ट का लेबल हटा दिया, लेबल वाइप आउट कर दिया और इस लेबल के ऊपर लिख दिया क्या, इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट। लेबल बदला है, दिस डजंट अमाउंट कि आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, इसलिए इस पे कहीं से भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्कस वेदर हिज क्लेम इज वैलिड, बिल्कुल वैलिड नहीं है। एंड इफ नॉट, नहीं है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी अलाउड। सर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो वही अलाउड होता है जो एक्चुअल में पेमेंट हुआ, दैट इज 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 सॉरी 125, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। 1,25,000 प्लस ये 1,50,000 और 1,25,000, 2,75,000। वो 1,25,000 की जगह मेरे से कैलकुलेटर में 15,000 अब गया था, तो इसलिए ये आपका इंटरेस्ट जो है 2,75,000 रुपीज का ही अलाउड हो जाएगा। हमने प्रोविजन पढ़ाया आपको और इंटरेस्ट भी दिखा दी, आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाया, आंसर भी आ गया। मुश्किल से 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोली यार, 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 एनी इंटरेस्ट रिपेबल टू द टर्म on the term of loan of a specified financial institution and any interest payable on the loan and advance to scheduled bank shall be allowed only in the year of the payment of such interest irrespective of the method of accounting followed by the SSE। भाई SSE मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में बुक कर दे, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आपको एक्चुअल पेमेंट, आप कहेंगे मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहे हैं इसलिए एक्रूअल बेसिस पे खर्चा बुक कर रहे हैं, ना, इस खर्चे का पेमेंट आपको एक्चुअल बेसिस पे लेना पड़ेगा। मतलब जब एक्चुअल में पेमेंट कर दी तभी आप ले सकते हैं, क्योंकि 43 भी बताता है कि रिटर्न ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले आपको पेमेंट करना ही करना है, तभी अलाउड होगा ये खर्चा। वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी सच अनपेड इंटरेस्ट, यहाँ पे एसएससी ने डिफॉल्ट की पेमेंट का, तो वो अनपेड इंटरेस्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू लोन। यहाँ पे कन्वर्जन किया गया, रिस्ट्रक्चरिंग की गई है। सच कन्वर्जन इज अनपेड इंटरेस्ट इनटू लोन शैल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43B। उसको अगर ये नहीं मान लिया जाएगा कि 43B के अकाउंट वो लोन में कन्वर्ट हो गया तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं बना जाता है, सिर्फ लेबल चेंज हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट का एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए खर्चे का अलाउड नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ अनपेड इंटरेस्ट टू बी कन्वर्टेड टू द लोन शैल बी अलाउड फॉर डिडक्शन ओनली इन द ईयर इन विच द कन्वर्जन ऑफ लोन इज एक्चुअल पेड। कन्वर्टेड लोन जब एक्चुअल में पेमेंट हो गया ना, जो यहाँ पे हुआ तो 2,75,000 रुपए का, तभी उसका डिडक्शन मिलेगा। इस केस को यहाँ डिटेल में बताया है, मैं भी आपको समझा चुका हूँ, इंटरेस्ट का खर्चा भी आ गया। यही होगा इसका सॉल्यूशन, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आया हो। आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है एएमए के बारे में, जो हमने बोला था 15 मार्च से आपको पता तो चल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आपको इसकी नॉलेज होगी, या व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पर मैं। बट 15 मार्च से आपका एएमए इस तरीके से वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 15 मार्च को ये लॉन्च कर पाएंगे हम, कि 40 प्लस मतलब 50 मार्क्स तक का पोर्शन 25 आवर्स में 101%, 25 आवर्स में आपको मिल जाएगा। कि 25 आवर्स भी अगर आपने दे दिए, 25 आवर्स आपने दिए, तो ये 50 प्लस मार्क्स फिक्स हैं। मैंने मिनिमम फ्लोर आपको मार्क्स बोलना है, हो सकता है 70 भी हो जाए, बट 50 प्लस मैं बोल रहा हूँ, आपका सिक्योर हो जाएगा मार्क्स, जिस तरीके से एमए की स्ट्रेटजी अभी भी प्रिपेयर हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 18। विनोद, अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज अ फिल्म आर्टिस्ट, ये पर्सन जो है प्रोफेशन कर रहा है। चलो इसके पहले एक थोड़ी सी जनरल बातें अगर हम समझने की कोशिश करें। सर जनरल बातें क्या, एज लाइक 2 सेक्शंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं। एक है सेक्शन, आपने सेक्शन 44A-B के बारे में पढ़ा होगा, जो बात करता है कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी है बुक्स ऑफ अकाउंट है। ठीक है सर, ये कब कराया जाता है? अगर टर्नओवर जो है ना वो एक्सीड कर गया 1 करोड़ से, और प्रोफेशन के केस में कब टर्नओवर एक्सीड कर गया 50 लाख से, तो हमें कंपल्सरी ऑडिट करानी पड़ती है 44AB की। एक सेक्शन होती है सर 44AD। 44AD क्या बात करती है? 44AD बात करती है प्रॉफिट एंड गेन ऑन प्रेजेंटिव बेसिस। क्या सर ऑडिट नहीं करना है, बट प्रिजम्पटिव बेसिस पे हम मान लेते हैं
हमारे प्रोफेशन या बिजनेस का क्या प्रॉफिट था, बिजनेस बोलेंगे हम तो इवन यहाँ पे, बिजनेस का प्रॉफिट क्या था प्रेजेंटिव बेसिस पे। सर क्या होता है ये, इसमें अगर हम इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं या रेसिडेंट फर्म भी हैं, एलएलपी की बात ऐसे छोड़ो, रेसिडेंट फर्म बात हो रही है, किसी अनरेसिडेंट फर्म की बात करें, फर्म भी रेसिडेंट होनी चाहिए। अगर रेसिडेंट फर्म है तो प्रेजेंटिव बेसिस ले सकती है इनकम का। सर वो कैसे ले लेती है, देखो अच्छा ये मिलती कब है, हमें एक जगह तो आपने बताया 1 करोड़ की, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया तो हमें ऑडिट करानी पड़ती है, बट प्रेजेंटिव बेसिस की इनकम ना, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम भी नहीं, अप टू 2 करोड़ है, यहाँ पे मुझे लगा था कुछ गलत टच हो गया। अगर टर्नओवर 1 सेकेंड, अगर टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है ना तो भी हम प्रेजेंटिव बेसिस ले सकते हैं। सर 2 करोड़ है तो प्रेजेंटिव बेसिस ले सकते हैं। प्रेजेंटिव बेसिस में क्या होता है, अगर सारे के सारे मेरे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक या वाया एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और मोड जो कि स्पेसिफाइड है उससे हुए तो हम टर्नओवर का डायरेक्ट 6% ले सकते हैं, और अगर कैश में भी ट्रांजैक्शन है टर्नओवर का 8% ले सकते हैं। सर मेरा टर्नओवर ना सर 1 करोड़ 80 लाख का था, जिसमें से 60 लाख तो बैंक से थे, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट 1 करोड़ 20 लाख रुपए सर मेरा कैश से था। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है 1 करोड़ 20 पे 6% और 60 लाख 8%, सॉरी जो कैश में था उस पर 8% और जो ईसीएस या बैंक सिस्टम से था उस पर 6% के रेट से आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर लीजिए कि 60 लाख का 6% मतलब 3,60,000 रुपए मानते हैं कि मेरी इनकम हुई थी, और ये जो इनकम होगी ना इस पे माना जाएगा कि सारे के सारे खर्चे आ चुके हैं, मतलब इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम हो चुका है, आपके बिजनेस एक्सपेंस क्लेम हो चुके हैं, अदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब क्लेम होने के बाद ये 3,60,000 रुपए टैक्सेबल इनकम आई है। कौन सी इनकम आई है, टैक्सेबल इनकम आई है। सेम केस 8% वाले रेट के साथ भी किया जाता है, ठीक है। तो ये 44A भी आपने बता दिया, 44AD भी बता दिया, और भी कुछ है क्या सर? हाँ, प्रेजेंटिव बेसिस में क्या होता है, इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई भी हो किसी के लिए भी क्या उठता है, मतलब सर क्या उठता है, मतलब इसमें मेंशन है कि प्रेजेंटिव बेसिस में 44A वाले बिजनेस या फिर एजेंसी वाले बिजनेस या फिर बैंकिंग सेक्टर, इनको छोड़ के अदर कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनको छोड़ के सर, हाँ इनको छोड़ के ये 44AE बैंक्स और एजेंसी वाले बिजनेस को छोड़ के अदर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ही ये 2 करोड़ वाला काम कर सकते हैं। सर ये कर रहे हैं तो क्या है, तो ये अलग अलग जगह बताया होगा। सर 44AE क्या है, 44A दिस इज ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में बात कर रहा है। इसके आगे एक इलस्ट्रेशन है जिसमें मैं बता दूंगा कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं तो आप क्या बेस पे अपने प्रेजेंटिव इनकम ले सकते हैं, ठीक है। आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये 6% लेने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स को अलग से बता दिया गया है कि आप किस बेसिस प्रेजेंटिव इनकम लेंगे। क्लियर है सर? क्लियर है सर। अच्छा, अब अगर हम 44AB पे काम कर रहे हो जहाँ पे हमको टर्नओवर का 1 करोड़ ज़्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ती है, अब 44AD पे बात कर रहे हो जहाँ प्रेजेंटिव लेना है, टर्नओवर हमें लेना है और टर्नओवर का 8 या 6% लेना है, कुछ भी बात कर रहा हूँ सर। हमें दोनों के लिए टर्नओवर तो लेना पड़ता है, टर्नओवर लेना पड़ता है, इट मीन सर हमें दोनों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ओके, और बुक्स ऑफ अकाउंट अगर बनाने पड़ेंगे तो ये भी तो इनकम टैक्स एक्ट में किसी ने बोला होगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, तो ये बात हमसे बोल दी है सेक्शन 44A ने। किसने बोली है सर? सेक्शन 44AA ने, कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनानी पड़ेगी, क्यों बनानी पड़ेगी, इसके भी प्रोविजंस हैं जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है कि इफ यू आर अ नोटिफाइड पर्सन, मतलब गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ पर्संस को नोटिफाइड कर दिया। अगर आप नोटिफाइड पर्सन है तो कब बुक्स बनानी पड़ेगी, और आप अदर एसएससी है मतलब जिनके लिए एक्सप्रेसली कुछ एक्ट में नहीं कहा है, अगर आप वो नहीं है, आप एक नॉर्मल हैं, अदर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप अदर पर्सन हैं, दैट मीन्स इफ यू आर अदर बिजनेसमैन, बिजनेस की बात हो रही है प्रोफेशन की नहीं, अगर आप एक अदर बिजनेसमैन है और आपकी पीजीबीपी मोर देन 1,20,000 है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। एंड 3 साल तक जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें से किसी भी साल में, यहां पे देखो ना वर्ड इन एनी प्रीवियस ईयर इफ योर सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 लाख, इफ योर सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 लाख, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेंगी।
हालांकि इस केस में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अदर एसएससी केस में, तो अदर एसएससी में तो इंडिविजुअल वगैरह जो भी आ गए, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और इसके बाद बिजनेस इनकम भी उनकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है एज लाइक मान लीजिए यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से कम है, तब का रूल अलग बात होगी कि उनकी तो इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है और 2.5 लाख रुपए से कम है, वो एक अलग सीन बन जा रहा है, ठीक है। बट अगर वो बिजनेस करते हैं और पीजीबीपी में 1,20,000 रुपए से ऊपर इनकम है और टर्नओवर पिछले 3 साल में किसी भी साल एनी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन का पॉइंट है, यहाँ लिख लो, अलग पेन से लिख लो, एनी किसी भी एनी अलग एन किसी भी, अरे सब मिट गया, चलो वाह सर क्या कर रहे हो, चलो छोड़ो, एनी किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर 10 लाख से क्रॉस कर गई तो बनाना पड़ेगा। और अगर आपका इसी साल नया बिजनेस आपने लगाया है और लग रहा है कि इसी साल आपका 10 लाख से क्रॉस कर जाएगा तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। बट नोटिफाइड से आपका क्या मतलब है सर? नोटिफाइड या स्पेसिफाइड ये प्रोफेशंस हैं, यहाँ पे कुछ प्रोफेशंस हैं सर, यहाँ पे कौन से प्रोफेशंस हैं? यहाँ पे देखो 8 प्रोफेशंस की लिस्ट दे रखी है एज लाइक अगर आप मेडिकल में हैं, अगर आप लीगल करते हैं, आप अकाउंटिंग मेडिकल में हैं, आप लीगल वर्क करते हैं, अकाउंटेंसी का काम है, आप फिल्म आर्टिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, आर्किटेक्चर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं और कंपनी सेक्रेटरी हैं, या फिर एनी अदर कोई भी पर्सन है जो स्पेसिफाइड है, इनका अगेन रूल समझना। इन्हें पहली बात तो एक 6F रूल लगता है कि इनको बनाना क्या है, जनरल लेजर एंड कैश बुक, नथिंग एल्स। इनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाइड यही हैं, ठीक है। एंड इनको कब बनाना पड़ता है? अगर इनकी ग्रॉस रिसिप्ट, बहुत ज्यादा टेंशन पे करने की जरूरत है, 3 सालों में लगातार 1.5 लाख रुपए से एक्सीड किया है, 1,50,000 रुपए से अगर इनकी ग्रॉस रिसिप्ट ऑल द 3 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स लगातार इन 3 सालों में अगर एक्सीड कर गई ना, प्लस में एक्सीड कर गई, तो ही मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस के लिए यहाँ पे क्या था, इन एनी 3 में से किसी एक में भी अगर 10 लाख से एक्सीड कर गई तो बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर तीनों सालों में, प्रोफेशन के केस में तीनों सालों में अगर 1,50,000 से एक्सीड की थी तो ही बनाना पड़ेगा। ओके, ये एक प्रोविजन है जो यहाँ से यहाँ तक आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। इवन आपको अगर इसमें कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, बट ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था आपके लिए। चलिए, विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट। हैं फिल्म आर्टिस्ट? अभी तो आपने कहीं कुछ बोला फिल्म आर्टिस्ट के बारे में। हाँ देखो 44A के अकॉर्डिंग फिल्म आर्टिस्ट अगर कोई है, फिल्म आर्टिस्ट यहाँ पे FA मैंने कहीं लिखा है यार, ये रहा, फिल्म आर्टिस्ट अगर कोई है तो उसको बुक्स क्या बनानी है, जनरल लेजर कैश बुक, और कब बनानी है? 1.5 लाख से ज्यादा 3 लगातार कॉन्सिक्यूटिव 3 ईयर्स में वो 1.5 लाख से ज्यादा उसकी ग्रॉस रिसिप्ट थी। हिज ग्रॉस रिसिप्ट वाज फ्रॉम द प्रोफेशन आर एज अंडर, पहली बात तो प्रोफेशन के लिए था, उसके क्या है 16-17 में 1,15,000, 17-18 में 1,80,000 और 18-19 में 2,10,000। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 अंडर 44A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? सर अभी आपने बताया, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट, अभी आपने बताया 1.5 लाख से ज्यादा लगातार 3 साल होनी चाहिए, यहाँ है नहीं है, यहाँ है यहाँ है बस 3 साल तो सर लगातार 1,50,000 रुपए से एक्सीड नहीं की, 3 साल लगातार 1,50,000 से एक्सीड नहीं की, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट 44A के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है, बात खत्म। 5 सेकंड का आंसर पढ़ लें इसको? हाँ सर पढ़ा दो आप। Section 44A(1) required every person carrying on a profession notified by the board in the official gazette. In addition to the profession already specified, there is no maintenance of such books of accounts or another document as may be enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of the income tax 1961. भाई कुछ नहीं लिखा, वही जो मैंने पढ़ाया वही बात बोल दी यहाँ पे। 6F के अकॉर्डिंग हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है क्या? अगर ग्रॉस रिसिप्ट ऑल द 3 ईयर्स, सारे के सारे 3 ईयर्स में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो मेरा ये प्रीवियस ईयर था कौन सा 2021 के पहले के। अच्छा एक चीज और कंफ्यूजन होती है, देखो बात हम कर रहे हैं 2021 की ना, तो जो हम ये 1,50,000 वाली लिमिट, 10 लाख वाली लिमिट या 1,20,000 रुपए वाली लिमिट देख रहे हैं, कब देख रहे हैं? इसके पहले ही देख रहे हैं ना। इस साल हमको क्या पता क्या होने वाला है, लेकिन अगर इसके पहले ये लिमिट क्रॉस कर गई थी तो हम इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये चीज होती है। इट मींस अगर हम 2021 का देख रहे हैं तो उसके पहले के 3 साल 16-17, 17-18, 18-19, 16-17, 17-18, 18-19, और यहाँ पे आप ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर है। इट मींस यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की किसकी बात कर रहा है? फाइनेंशियल ईयर
19-20 की बात कर रहा है। 19-20 फाइनेंशियल ईयर के पहले के 3 साल क्या हुए, 16, 17, 17, 18, 18, 19, इन तीनों साल में 1,50,000 से एक्सीड करनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं की है, केवल 2 साल में एक्सीड की है। ठीक है। इन अ न्यू प्रोफेशन अगर हम जब किए तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब मैंने अगर 2018-19 में अपना बिजनेस किया और मुझे मई 19 में ही लग रहा है कि यार क्रॉस कर जाएगा, तुमको उसी साल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है। अरे क्या पता अप्रैल में ही मेरा ट्रांजैक्शन आ गया 15 लाख रुपए का, मेरी रिसिप्टी बढ़ गई, अप्रैल में ही मेरा 15 लाख रिसिप्ट और 1.5 लाख का ही तो लिमिट था, लेकिन मेरी रिसिप्ट ही 15 लाख की आ गई, तो हम उसी ईयर से मेंटेन करेंगे, ये बात लिखा है। In the present case, Vinod is a person carrying on a profession of a film artist, which is in a notified profession. Since the gross receipt is not taken 1 lakh not exceed 150 in financial year 16-17, the requirement under 44A compulsory maintain the prohibited prescribed books of account is not applicable to him for assessment year 2021, क्योंकि इसके पहले के 3 साल जो प्रीवियस ईयर में बोलो, प्रीवियस ईयर कौन कौन से, 16-17, 17-18 और 18-19, तीनों में 1,20,000 एक्सीड नहीं किया है, 1,50,000 एक्सीड नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में केवल 1,15,000 ही था, तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर, मिस्टर विनोद हाउएवर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट, पहली बार सॉरी, द रिक्वायरमेंट अंडर 44A ऑफ अ कंपल्सरी मेंटेन टू द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी पड़ती है। बट ये लाइन आप पढ़िए, मिस्टर विनोद हाउएवर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट as would enable the assessing officer to compute his total income। क्या गारंटी थी कि आपका 1,50,000 रुपए से कम था, तो आप 44AA के अकॉर्डिंग भले ही बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हैं, मतलब कैश बुक, लेजर, जनरल आप नहीं बनाते हैं, बट कुछ बुक्स तो बनाओ जिससे पता चल पाए कि आपकी इनकम कितनी थी एओ को। कोई डायरी लिख लो भाई, कोई पन्ना रखो अपने पास, कोई पेपर लिखो, कहीं कोई रजिस्टर ही मेंटेन करो, कुछ तो ऐसी बुक्स, कुछ तो ऐसे बुक्स बनाओ जिससे एओ को पता चल जाए आपकी इनकम कितनी थी। बट 44AA के अकॉर्डिंग आपको बुक्स बनाने की नीड नहीं है। ओके, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19। मिस्टर प्रवीण इज अ रिटेल ट्रेड रिपोर्ट a turnover of 1,98,50,000 for the financial year 1920. His total income of the said business as per books of account is 11,20,000 रुपए। इनकम कितनी है? 11,20,000 रुपए। उसके बाद compute as per the provision of chapter 4D profit and gain from PGBP of the income tax 961। कुछ नहीं बोला, इतना मेरा टर्नओवर है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, तुम PGBP के अकॉर्डिंग बताओ कितना प्रॉफिट आना चाहिए। ऑल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट बाय द अकाउंट पे चेक ECS थ्रू बैंक। Retail trade is the only source of the income of Mr. Praveen for assessment year 1920. Was the first year in which they declared the business income in accordance with the provision of presumptive taxation under section 44AD। 44AD को मैंने समझा दिया आपको। presumptive income सारे के सारे अकाउंट पे चेक से है, तो 1,91,91 2 करोड़ से कम है, अप टू 2 करोड़ एक्सीड नहीं किया, तो इस पे हम सबका सब कुछ अगर अकाउंट पे चेक से है, ECS के थ्रू है, तो 6% का इनकम मान सकते हैं। तो 1,98,50,000 आप सब पहले कैलकुलेटर उठा के काम करो। इतना लाइट मत लीजिए टैक्सेशन को, पहले कैलकुलेटर उठा के काम करिए। 11,91,000 की मेरी प्रेजेंटिव बेसिस पे, किस पे? प्रिजम्पटिव बेसिस पे 11,91,000 की इनकम आएगी, और एक्चुअल इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 11,20,000 रुपए की आ रही है। ठीक है, प्रेजेंटिव इनकम के लिए एक 44AD मैंने आपको बता दिया था, बट एक बात मैं आपको भी यहां बताने जाता हूं। देखिए, चलो मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूं। Is Mr. Praveen eligible to all presumptive taxation scheme in respect of his income from retail trade for assessment year 2021? Yes, क्योंकि अप टू 2 करोड़ से कम ही है, 2 करोड़ से कम ही है भाई अभी ये, जो प्रेजेंटिव इनकम ले सकते हैं। ठीक है, इफ सो डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रेजेंटिव प्रोविजन assuming that the whole of the turnover expressed in cash receipt। ओके, अगर हम कैश रिसिप्ट में मानते हैं, 1 second, if determined so is total turnover applicable presumptive provision assuming the whole of the turnover represent cash receipt, तब तो हमें यहाँ पे 8% लेना पड़ेगा। ये तो 6% हम लेंगे, क्योंकि इसने यहाँ बोला था कि सब कुछ अकाउंट पे चेक से, बट क्वेश्चन में बोला कैश रिसिप्ट। बट आंसर में अगर आप देखिए पहला आंसर आप पढ़ लीजिएगा, यस है। दूसरा, हिज इनकम इन रिटेल ट्रेड अप्लाइंग फॉर द प्रेजेंटिव टैक्सेशन प्रोविजन 44AD वुड बी 11,91,000 बीइंग 6% ऑफ इतना। बट यार यहाँ पे इन्होंने ये चीज लिखा है कैश रिसिप्ट। अगर कैश रिसिप्ट होता तो क्या होता,
यहाँ पे जो लिखा लिया बैंक से, क्योंकि ऊपर लिखा था बैंक से पेमेंट हुई, लेकिन आप बढ़ा सकते हो। इफ इट इज वॉट कैश रिसिप्ट, सब कुछ कैश में काम हुआ है, तो 8% लिख दीजिएगा आप। 1,98 लाख का आप 8% वहां पे ले लीजिएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर। इन केस Mr. Praveen does not offer presumptive taxation of income from retail trade, what has his obligation to income tax act? अगर presumptive नहीं भैया तो भाई ऑडिट करानी पड़ेगी पहली बात तो। लेकिन in case Praveen does not offer presumptive taxation of the income retail trade, what are his obligation of income taxes 1961? देखो बहुत कुछ लाइबिलिटी आ जा रही है, बट लिखना वही है जो ICI ने लिखा है, सारे प्रोविजंस को नहीं लिख लिया। ICI किस बेसिस पे बता रही है? देखो इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 1920 में, ठीक है, बिजनेस की बात की 1920 की, और अब हम बात करें असेसमेंट 1920 की। असेसमेंट ईयर 1920 जब पहला साल था जब इन्होंने डिक्लेयर किया था प्रेजेंटिव टैक्सेशन, सॉरी 1920 पहला साल था जब इन्होंने असेसमेंट ईयर 1920 जब इन्होंने प्रेजेंटिव टैक्सेशन लिया था पिछले साल। बट अब असेसमेंट ईयर 2021 की बात हो रही है, असेसमेंट ईयर 2021 की बात हो रही है, मतलब इस समय प्रीवियस ईयर आपका था 1819 और आज प्रीवियस ईयर है 1920। हम पहले साल एक साल पहले प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले चुके हैं, हम एक साल पहले प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले चुके हैं, बट हम इस साल नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो अब बोल रहा है इफ मिस्टर प्रवीण हैड डिक्लेयर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 1819 इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंटिव प्रोविजंस ऑफ एंड ही इज नॉट ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, दैट इज 2020 टू 21 से 24 टू 25, मतलब सर असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए जब आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले लिया ना, तो उसके 5 साल तक, मतलब 19-20 तो 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 तक भी आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेना था। लेकिन इफ यू आर नॉट टेकिंग दैट, then he would not be eligible to claim benefit of presumptive taxation of 5 assessment year sequence to the assessment year next year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the presumptive provisions. That is, he does not opt for presumptive taxation in the previous year 1920. Then मतलब अगर मान लो किसी भी साल 19-20 में तो कर दिए, बट अगर असेसमेंट ईयर 20-21 में अगर हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो आगे के 5 सालों तक हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले सकते। कोई मजाक नहीं चल रहा, जब मन करे ले लो, जब मन करे ना लो। अगर 19-20 में लिया तो 5 साल तक लेना ही था। अगर 5 साल में किसी एक ईयर में ब्रीच कर दिया, तो जिस ईयर में ब्रीच कर दिया उसके आगे के 5 साल तक कुछ भी हो जाए प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले सकते। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1920 में, मतलब असेसमेंट ईयर 20 टू 21, इस वाले असेसमेंट ईयर में देखो मैंने लिखा था पहले, इसमें प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं लिया, तो आगे के 5 साल मतलब टिल असेसमेंट ईयर 25 टू 26 तक ये ऑप्ट नहीं कर सकते प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट। ओके सर। Consequently, Mr. Praveen is required to maintain books of account and get them audited under section 44AB। वो तो करना ही पड़ेगा, अगर प्रेजेंटिव नहीं ले रहा तो ऑडिट करे, 1 करोड़ से ऊपर है, since the income is exceed basic exemption limit। In case बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी तो क्रॉस है, 2,50,000 रुपए से भी क्रॉस है। इन केस ऑफ प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44A द अमाउंट ड्यू डेट 31 जुलाई। ओके, ये बात भी मैं आपको बता दूं, 44AD प्रेजेंटिव और 44AB जब हम टैक्स ऑडिट कराते हैं, इसके लिए 30 सितंबर होती है, सबने ऑफिस में काम किया, और इसके लिए 31 जुलाई होती है। यही बात यहाँ लिखी है, सबने ऑफिस में काम किया। सर ये बात कहाँ से आ गई? देखो चौथा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर बोथ द ऑप्शन। मतलब 44AB के लिए 30 सितंबर होगी जब हम ऑडिट करा रहे हैं और प्रेजेंटिव ले रहे हैं एज पर 44AD, तो हमें 31 जुलाई तक अपना रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, 31 जुलाई 2020 तक। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। बिल्कुल सर, मैं कुछ क्वेश्चंस और करा रहा हूँ, 30 मिनट से टाइम एक्सीड कर रहा है, बट इट्स ओके। 2 इलस्ट्रेशन बचे जो मुझे सॉल्व कराने हैं, एंड आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करिए, वरना दिक्कत मुझे हो जाती है कि अभी पता ही नहीं चलता यार ऑडियंस कौन है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, तो फिर इंट्यूजन नहीं आता चैनल लेक्चर्स बनाने का। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर मस्ट, आपकी इच्छा वैसे। 44A क्या बोल रहा है? 44A सर 44A कहाँ से आ गया? 44A में मैंने बताया था ना यार कि बैंक है, एजेंसी वर्क है, और एक ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस 44A प्रेजेंटिव ले सकता है। लेकिन 44A में बताया कि 44A ट्रांसपोर्टेशन वाले कैसे प्रेजेंटिव लेंगे, तो पहली बात, अगर आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, हाँ, तो क्या आप ले सकते हो प्रेजेंटिव? जी हाँ। बट सर जब अदर बिजनेस था तो कहीं लिमिट थी 2 करोड़ 50 लाख, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है,
मैक्स टू मैक्स एक ईयर में आपके पास 10 व्हीकल्स होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स एक ईयर में आपके पास 10 व्हीकल्स होनी चाहिए। 18 व्हीकल्स हैं ना प्रेजेंटिव ना मिलेगी, नॉर्मल बिजनेस जाओ अपनी बुक्स ऑडिट कराओ और टैक्स भरो। बट अगर मैक्स टू मैक्स एक ईयर में 10 ही ओनली 10 व्हीकल्स हैं तो आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो 44E के थ्रू प्रेजेंटिव इनकम। सर प्रेजेंटिव में करते क्या है? अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन है तो इसके पास क्या होंगे सर? व्हीकल्स होंगे, और व्हीकल्स 10 से कम होंगे तो प्रेजेंटिव में आ गया, 10 भी होंगे तो भी प्रेजेंटिव में आ गया, याद रखना 10 भी होंगे तो भी प्रेजेंटिव में आ गया है। अब क्या हुआ, इसके पास व्हीकल होंगे दो तरह के, एक जिसको बोलते हैं हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल। सर अगर एक हैवी है तो दूसरा अदर्स में चल जाता है। हैवी व्हीकल का मतलब क्या होता है? वो व्हीकल जिसकी लोडिंग, जिसकी कैपेसिटी 12,000 kg से ज्यादा हो, मतलब 12 टन से ज्यादा, 12 टन से ज्यादा वो वेट उठा के चल सकता है। और अदर व्हीकल हो गए नॉर्मल व्हीकल। सर तो हैवी वेट व्हीकल के लिए व्हीकल्स अगर दो टाइप के हैं तो इनके इनकम को भी अलग अलग बोला जाएगा। तो हैवी व्हीकल्स की इनकम मानी जाती है 1000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और इसके लिए फ्लैट बोला जाता है 7500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कहीं गलती से भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो कॉशन, गलती से भी पर टन यहां लिखा है तो यहां पर टन मत समझिएगा, क्योंकि अगर 1500 kg कैपेसिटी का कोई ट्रक है तो उसके लिए तो 15,000 रुपए पर मंथ का हो गया। बट अगर कोई व्हीकल केवल और केवल 11,000 kg का भी है ना, जो 11,000 kg की लोडिंग कैपेसिटी अगर किसी व्हीकल की है तो भी उसके लिए 7500 रुपए, ये 7500 रुपए फिक्स है, टन वाइज ये नहीं चेंज होगा। अदर व्हीकल फिक्स होते हैं 7500, बट हैवी व्हीकल्स 1000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनका प्रेजेंटिव इनकम लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहता है मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1st of April 2019, he purchased the following vehicles during the previous and 1920, compute the income under section 44A। सर मतलब हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी। पहली बात, वी आर गोइंग टू चेक 10 से ज्यादा व्हीकल तो इसने नहीं होल्ड किए थे, अगर किए थे तो कौन से हैवी वेट व्हीकल हैं, कौन से नॉर्मल व्हीकल अदर हैं जो हैवी वेट व्हीकल नहीं है, और कौन से व्हीकल को कितने मंथ तक होल्ड करके रखा है, क्योंकि मंथ वाइज है इनकम कैलकुलेट हो रही है। तीन चीजें कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स इनके पास हैं। साल भर में 2, 1, 3, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 1, 10। सर 10 ही व्हीकल थे, इट मीन्स ये 44A तो ले सकते हैं, 44A ये ले सकते हैं। अब हम देखेंगे सर कितने हैवी व्हीकल्स थे, तो 12,000 kg से ज्यादा जिसकी कैपेसिटी है, देखिए गुड्स व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा किसका गुड्स का व्हीकल वेट है? सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट ये वाला जो है ना ये 12,000 से क्रॉस कर गया। इस गुड्स व्हीकल वेट का वेट 12,000 kg से ज्यादा मतलब 15,000 kg है, और इसका भी इट मीन्स दो कैटेगरी में तुरंत स्प्लिट अप कर दीजिए, दो कैटेगरी में तुरंत स्प्लिट अप कर दीजिए। हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स गुड्स जिसकी ग्रॉस वेट वैल्यू एक्सीड कर गया 12,000 kg से। तो ऐसे कितने हैवी गुड्स व्हीकल हैं? दो हैं, एक को मैंने परचेज किया था 29/8 को और दूसरे को परचेज किया था 23/2 को। 29/8 को मैंने दो हैवी वेट व्हीकल 15,000 kg के लिए और 15,000 kg का एक व्हीकल वेट लिया मैंने 23 फरवरी को। मतलब ये तो फरवरी और मार्च 2 महीने का जाएगा। भूल गलती से भी ये मत सोचेगा 23 फरवरी से डेज में कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन लिखो डेज में कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। और ये वाला जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स। ये 8 मंथ्स भाई 29/8 को लियो, एक 4 दिन और वेट करके अगर तुम ले लेते तो शायद तुम्हारे एक महीने का पूरा 15,000 रुपए बच जाते। खैर इट मीन्स 29/8 के व्हीकल को, जो हमने 29/8 को दो व्हीकल्स लिए वो 8 मंथ तक हमारे पास रही। तो टोटल कितने मंथ रही? आपको ये समझ में आया? 16 मंथ रही, नहीं समझ में आया? अच्छा 8 व्हीकल रही, 8 व्हीकल्स 8 मंथ तक रही, और हर व्हीकल का 8 मंथ तक कितने व्हीकल रही? सर 2 व्हीकल रही, मतलब टोटल 16 मंथ हम कह सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझिए, 8 मंथ तक 2 व्हीकल रही, हर व्हीकल का 15,000 टन के होने के कारण 15,000 रुपये रेंटल बनता है। और ये एक व्हीकल जो 23 फरवरी को लिए 2 महीने तक रही, तो इसके लिए नंबर ऑफ मंथ टोटल इफेक्टिव कितना रहे? 2 महीने तक रहे, मतलब 18 महीने। और जो अदर देन हैवी वेट व्हीकल थी
जो अप्रैल में आई, ये मंथ आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अप्रैल में हम परचेज किया, जो मार्च में परचेज किया, तो एक ही महीने के लिए रही है। एक व्हीकल एक महीने के लिए, टोटल कितने महीने रही? एक महीने। ये 2 व्हीकल 12 महीने के लिए, मतलब टोटल इफेक्टिव मंथ 24 महीने का रेंटल लग जाएगा। ये 3 व्हीकल रही 9 महीने, 18 27 महीने का रेंटल लगेगा। इस व्हीकल पे जो 2 एक को मैंने एक ही व्हीकल खरीदी, तो इस पे 3 ही महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का रेंटल लगेगा। मतलब 55,000 इंटू 7500 आना चाहिए यहाँ पे, और 18 इंटू 15,000 रुपीज आना चाहिए। सॉल्यूशन करके देखिए यही आएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, देखो द प्रेजेंटिव इनकम ऑफ मिस्टर एक्स अंडर 44A 6,82,500, कैसे 55 इंटू 75 बीइंग अदर देन हैवी व्हीकल, और 18 इंटू 1000 इंटू 15 क्योंकि 1000 रुपीज पर टन और पार्ट ऑफ द मंथ, पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, तो 15 टन का है तो 15,000 रुपए पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ हो गया, बीइंग हैवी गुड व्हीकल। इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट हो गया कि कितना प्रेजेंटिव इनकम आएगी। ये सेम वही टेक्स्ट है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, आप इसको खुद रीड कर सकते हो, और इस तरीके से अगर चार्ट फॉर्म में लिख देंगे तो बेस्ट होगा आपके लिए। सर लेकिन मुझे ये वाला सिस्टम थोड़ा सा समझ में नहीं आया आपका, कौन सा? जिस तरीके इस फॉर्मेट में दिया, तो आप इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करो। जिसको ये समझ में आ गया, ये वीडियो आगे मत देखो, मतलब इस क्वेश्चन को, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें आएगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पे लिखो 8 महीने रहे 2 व्हीकल, 8 इंटू 2 इंटू 15,000 कर लीजिएगा, और 2 इंटू 1 इंटू 15,000 कर लीजिएगा। आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ इंटू नंबर ऑफ व्हीकल करके एक साथ निकाल दिया है, ये भी तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, जिसमें अमलगमेटिंग एंड अमलगमेटेड कंपनी के बीच में डेप्रिसिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, शायद डिडक्शन का, डेप्रिसिएशन का हो रहा है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मेट आप देखते हुए, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सेल्फ ही कर लीजिए, ये पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट बात आती है इलस्ट्रेशन नंबर 22, जो कि शायद आज का लास्ट, शायद कि आज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलो illustration 22, Miss Vivita, a resident and orderly resident in India, has derived the following income from various operations relating to plantation and estate owned by her during the year ended 31st March। जो भी है, देखो एक रूल ही बताते हैं, रूल्स हैं कुछ। सर इंडिया में टीज का बिजनेस हो रहा है, कॉफी का हो रहा है, रबर का हो रहा है, टीसीआर, हमेशा याद रखिएगा, टीसीआर का जो बिजनेस हो रहा होता है, इसमें कुछ पोर्शन तो एग्रीकल्चर्स का होता है। और ये जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी, मतलब रॉ टी की पत्तियां, टी लीव्स जब उग गई, ये टी लीव्स हैं, जब ये उग गई तो इनसे प्रोसेस्ड करके चाय पत्ती बना दी जाती है। तो सर इस तरीके से अगर कोई कंपनी है जो पहले खेती करके, ये खेती कर रही है, इस पे चाय की पत्तियां उगा रही हैं, फिर इस चाय की पत्ती को कलेक्ट करके प्रोसेस करके दानेदार चाय पत्ती आपको पैक करके दे रही है, टाटा टी, तो क्या इसकी ये कंप्लीट इनकम, इस फंक्शन से लेके इस फंक्शन तक की इनकम वो बिजनेस इनकम कह सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि इसमें एक एग्रीकल्चर का भी पार्ट इंक्लूड है। तो इनकम टैक्स में झगड़े ना हो, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि टी, कॉफी और रबर की बिजनेस करने पे कितना पोर्शन एग्रीकल्चर का होगा, कितना बिजनेस का होगा। इन्होंने सच्चाई तो ये ना 50% से ज्यादा का पोर्शन एग्रीकल्चर का बताया, 50% ज्यादा, और लेस देन 50% जो है वो हमेशा टैक्सेबल किया है। जब भी इन टीसीआर में हमेशा लेस देन 50% वाला टैक्सेबल होता है, याद रखना, टीसीआर में टी, कॉफी और रबर के बिजनेस में हमेशा लेस देन 50% वाला टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब सर तो इन्होंने बता क्या दिया, देखो सबसे ज्यादा फेमस चाय कौन सी है? टाटा टी। कौन सी है सर? टाटा टी। टाटा TATA, मतलब 4 आ रहा है ना ये, तो 40% समझ जाओ। देखो टीसीआर में ना 3 ही रेट दिए हैं, 35, 40, 25। अब किसका क्या इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन एक कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी कि जो कम वाला 50% से कम वाला टैक्सेबल होता है, मतलब 40% क्या ये टैक्सेबल है। और टाटा टी मतलब 4 डिजिट जो आ रही है ना, तो 4 है तो इसका मतलब 40%, मतलब चाय पे 40% टैक्सेबल होता है। अब बारी आ गई सर कॉफी की। कॉफी में भी 2 चीजें इन्होंने बता दी। कॉफी पे काम होता है, या तो फिर कॉफी केवल ग्राउंडेड और रोस्टेड की जाती है, या तो कॉफी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडेड और क्योर्ड की जाती है। ठीक है, या तो फिर कॉफी को ग्राउंड भी किया गया, क्योर्ड भी किया गया, रोस्टेड भी किया गया और ग्राउंडेड भी किया गया, ग्रोन भी किया गया, सॉरी, या तो ग्रोन
और क्यूर्ड की जाती है या तो ग्रोन, क्यूर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, 4 चीज की गई। अगेन जहां 4 ये आ गया ना, जहां ये 4 चीजें आ गई वहां पे 40% लिख दीजिए। जहां जहां 4 आया 40% लिख दो। इट मींस अगर ये 4 एक्टिविटीज हो रही हैं तो इसको 40% टैक्सेबल इनकम आएगी। लेकिन अगर 2 ही एक्टिविटीज हो रही हैं तो 25% टैक्सेबल इनकम आएगी। क्या आएगी? 25% टैक्सेबल इनकम। कॉफी के ऊपर 4 एक्टिविटीज हो रही है तो 40% टैक्सेबल इनकम, और 2 एक्टिविटी हो रही है तो 25% टैक्सेबल इनकम। अब सर टीसीआर में 25, 35, 40 था, रबर बचा, मतलब रबर के लिए 35% फिक्स है, 35% ही टैक्सेबल होता है। ओके ओके सर, क्वेश्चन कर लें। चलो ये आप यहां पे मैंने ये दिया हुआ है, पढ़ सकते हो इसको। देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूग लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट, कुछ नहीं सर, रबर प्लांट से काम हो रहा है ना, और हमें क्या निकालना है? टैक्सेबल इनकम निकालना है ना। इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशंस, सर इस रबर के लिए तो कोई झगड़ा ही नहीं था, 35% इनकम टैक्सेबल हो जाती है रबर के लिए, तो कोई झगड़ा नहीं था कहीं पे भी। ठीक है, जो दार्जिलिंग में ग्रो हो रहा था इसके लिए तो कोई झगड़ा था ही नहीं। 25% मीन्स 25% हो गया। ओके सर, नेक्स्ट अगर हम अब आए, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्यूर्ड तमिलनाडु, सर 2 ही काम हुए ना, तो इस पे टैक्सेबल कितना होगा? 25%। 2 ही काम हुए सर, 25%, 4 होते तो 40% बिजनेस इनकम होती। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्रूड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो, द सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड एट चेन्नई। सर इंडिया में जब आप काम कर रहे हो एग्रीकल्चर का तो हम टैक्स फ्री कर रहे हैं। आप कोलंबो में जाके कोई काम किए, आपने सब कुछ किया, सब कुछ, कॉफी उगाई, बनाई और बेची, ये सब कुछ जाके कोलंबो में कर दिया, बस पैसा इंडिया में रिसीव हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये सारे काम धंधे आपने इंडिया में किए हैं, बस पैसा इंडिया में आया। अगर एग्रीकल्चर का काम इंडिया में किया होता ना तो हम आपको डिडक्शन देते, लेकिन अगर आप, तो हम आपको ये डिडक्शन दिए होते और 40% टैक्सेबल करते, बट आपने ये सारा काम इंडिया में किया ही नहीं है। यहाँ पे लिखे बहुत बड़ा क्वेश्चन, आपने कोई भी काम इंडिया में नहीं किया। एग्रीकल्चर का सारा काम बनाना मतलब ये कोलंबो है, कोलंबो में गए, कॉफी का बागान खरीदा, उसको उगाया, बनाया, प्रोसेस किया, बेच दिया, बस पैसा लेना था तो इंडिया में आ गए। तो पैसा इंडिया आया है तो उस पर टैक्स तो लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडिया में नहीं हुई इसलिए इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 100% ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कितना होगा? 100% ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, अगेन इस पे थोड़ा सा अटेंशन पे कर लीजिएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला, जहां जहां आएगी चाय, टाटा TA 4 है तो 40% का टैक्स लगेगा, बाकी एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोचिन, बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कैरिड आउट ऑफ बाय हर ऑन लैंड। सर मतलब देखो होता क्या है, छोटे छोटे पौधे आते हैं प्लास्टिक बैग्स में, आप जाके खरीद रहे होते हो, तो होता क्या है, नर्सरी वाले क्या करते हैं, उसको किसी लैंड पे थोड़ी उगाते हैं, वो तो छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग्स में या पॉली बैग्स के अंदर उगाए जाते हैं प्लांट्स को, जो नर्सरी में प्रोसेस करके बेच दी जाती है। इवन कुछ प्लांट होते हैं ना, कभी जमीन पे पहले इसको उगाया जाता है, उसके बाद इस प्लांट को भेजा जाता है नर्सरी में इनको पॉलीथीन या फिर बास्केट में कुछ प्रोसेस करके 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद लाके वापस लैंड में लगा दिया जाता है। तो ये सारा काम जो नर्सरी में वो लैंड के ऊपर नहीं होता है, वो उनको पॉलीबैग के अंदर या फिर बास्केट के अंदर कर रहे होते हैं। पौधों के ऊपर जो काम होता है वो बास्केट में हो रहा है, लैंड पे नहीं हो रहा है। तो क्या ये एग्रीकल्चर में आएगा? उन्होंने बोला जी हाँ, ये एग्रीकल्चर में आएगा। अगर ये लैंड पे नहीं हुआ है बट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही तो हुई है, लैंड पे भले ही नहीं हुई बट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुई, उस पॉलीबैग के अंदर पौधे के ऊपर कुछ काम किया गया, अगर लैंड पे नहीं हुआ तो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आएगा, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे 100% एग्जेम्पशन मिलता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे 100% एग्जेम्पशन मिलता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके ओके सर, अब जितना ये सेम मैंने लिखा, देखिए 3 लाख पे 35% बिजनेस इनकम आ गई, 1 लाख पे 25% इसकी वाली, 1 लाख पे 25% बिजनेस इनकम आ गई, 2,50,000 रुपये पे 100% बिजनेस इनकम है, 4 लाख पे 40% बिजनेस इनकम है, और ये 80,000 रुपये पे ना कोई भी बिजनेस इनकम है नहीं, ये टोटल एग्रीकल्चर इनकम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बिजनेस इनकम, हमको क्या कंप्यूट करना था? बिजनेस इनकम, जो हमने यहाँ कंप्यूट कर दिया, एंड एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। हमेशा याद रखना 50% से कम वाला टैक्सेबल होता है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे 40-60 के रेशियो में कौन सा बिजनेस था, कौन सा टैक्सेबल था। और 40-60 कैसे याद,
और 40, 35 और 25 याद कैसे करना है वो मेरे तरीके से करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ हो गया, आपको याद है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसके नोट्स, जो 2 नोट्स हैं उन दोनों नोट्स में कुछ नहीं लिखा है। देखो एक्स पर एक्सप्लेनेशन 3.1 प्रोवाइड दैट द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन अ नर्सरी, मतलब भाई पौधे पे कुछ काम कर रहे हो, उसके बीज को तुम पॉलीबैग में लगा रहे हो नर्सरी के अंदर, वुड बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम एंड वेदर वेयर और नॉट बेसिक ऑपरेशन वर कैरिड आउट ऑन लैंड। लैंड पे नहीं हुए कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मान रहे हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक एक्सप्लेनेशन दी, वेयर इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्यूड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, 40% ऑफ सच इनकम इज टैक्सेबल इन बिजनेस इनकम एंड बैलेंस एज एग्रीकल्चर इनकम। अगर ये काम इंडिया में हुआ है, इनकम जो है, अगर ये सारी एक्टिविटीज सेलर के द्वारा इंडिया में की गई है, तब हम इसको बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर में बाइफरकेट करेंगे। लेकिन जब ये सारे, इस क्वेश्चन में बताया कि ये सारे ऑपरेशन कहाँ हुए हैं, कोलंबो श्रीलंका में हुए हैं, भाई भारत के बाहर तुम एग्रीकल्चर के काम किए, उसके पैसे इंडिया में लिए, तब तो कोई एग्जेम्पशन तुम्हें ना देनी है, सारे टैक्स लगेंगे। Hence there is no question of such apportionment of the whole income is taxable in the business income. Receipt of sale process of India does not make his agriculture income. In the case of SSE being a resident and ordinary resident, the income arising outside India is also chargeable to tax. जब SSE रेसिडेंट था या ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, इनकम उसकी अगर भारत के बाहर भी होती है ना तो चार्जेबल टू टैक्स है। चलो ये सब ना असेसमेंट में, ये थोड़ा ये वाला पॉइंट जो लास्ट के लाइन है असेसमेंट प्रोसीजर में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, बट अभी तक जितना समझाया आपको समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी आप सॉल्व अच्छे से कर सकते हो। बेटा अगेन क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते चाहिए। ये शीट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, जब ये सारा का सारा हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी लगा चुके होंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे हम। आज ही मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि कुछ वीडियोज़ आने में क्यों डिले हो रहा है, तो इसी तरीके से परेशान मत होना, वीडियोस तो आ रही हैं, कुछ डिले हो रहे हैं, कुछ रीजंस के कारण, कुछ इशूज़ के कारण, बट आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा और सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना पड़ेगा चैनल को। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।